हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस की तरफ से चलाई जाई थी उत्तराखंड की क्लासेस, जिसमें हमारा उत्तराखंड का इतिहास चल रहा था। और हमारा टॉपिक जो था अभी जो हमने पिछली क्लास में बताया है वो है कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी राजवंश का लगभग स्टार्टिंग कर दी गई थी। अब यहाँ जो चल रहा है आपका कत्यूरी राजवंश के ही टॉपिक पे आज हम 1-2 दिन तक ये अच्छे से क्लास को कवर करेंगे। कत्यूरी राजवंश को अच्छे से कवर करा जाएगा। उसके बाद हमारा जो आएगा चंद्रवंश आएगा। तो चढ़ते हैं हम। पहले इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार कल की रिवीजन कर लेते हैं, कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कत्यूरी लोग थे कौन। तो कत्यूरी लोग क्या थे, इन्हें खस जाति का भी माना गया है, कत्यूरी लोगों को कुड़िंद भी माना गया है। तो इनके बारे में थोड़े मतभेद है कि कत्यूरी थे क्या, लेकिन इन्हें कत्यूरी का कार्तिकेयपुर राजवंश क्यों कहा गया। तो इनकी जो राजधानी थी प्रारंभिक राजधानी, वो उन्होंने लगभग 700 ईस्वी में ये इनका शासन स्थापित हुआ। और 700 से लगभग 1000 ईस्वी में 1000 ईस्वी में जो इनकी राजधानी रही थी वो रही थी कार्तिकेयपुर क्षेत्र का। तो कार्तिकेयपुर वाले क्षेत्र यानी कि जोशीमठ के निकट कार्तिकेयपुर क्षेत्र में पहली राजधानी थी इनकी। पहली जोशीमठ के वहाँ थी और इसे कार्तिकेयपुर कहा जाता था। तो कार्तिकेयपुर में इनकी राजधानी थी, जिसके कारण इन्हें कार्तिकेयपुर राजवंश कहा गया, जिसे इन्हें कार्तिकेयपुर राजवंश कहा गया। बाद में जो राजधानी स्थानांतरित कर दी थी वो थी कत्यूर घाटी। तो कत्यूर घाटी में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया। अल्मोड़ा के निकट कत्यूर घाटी बैजनाथ में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। तो यहाँ पर इनको क्या कहा गया, कत्यूरी। तो इनका नाम यहाँ पे कत्यूरी राजवंश कहा गया, जबकि यहाँ पर क्या था, इनका नाम कार्तिकेयपुर राजवंश ही कहा गया। ये था आपका टाइम पीरियड 130 तक यहाँ पर शासन रहा। तो ये था कत्यूरियों का शासन और इनकी राजधानी के बारे में। उसके बाद इनके बारे में जो पता चला है वो था कल की जो क्लास में हमने पढ़ा था वो थे हमारे अभिलेख। जो अभिलेख थे वो क्या थे कि आपके 4 प्रकार के अभिलेख थे, जिसमें कत्यूरी राजाओं और शासकों के बारे में लिखा हुआ है या उनके बारे में जानकारी मिली है। और एक जो था हमारा ये था हिमालयन गजेटियर। ये किसकी पुस्तक थी? ये जो थी एडकिंसन की थी। एडकिंसन की पुस्तक थी 1885 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। सबसे पहले फर्स्ट बार कत्यूरी शब्द प्रयोग सबसे पहले कत्यूरी शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? एडकिंसन की पुस्तक 1885 में किया गया है। दूसरा हमारा था कि अभिलेख थे। अभिलेख को मैंने बताया था कि 8 प्रकार के अभिलेख थे। 8 अभिलेख थे मेन जो थे हमारे 8 अभिलेख। इसके अलावा एक अभिलेख और है, उसे कहते हैं कुलसारी अभिलेख। और वो कहाँ पर मिला, वो किसके बारे में है? जबलत देव जो एक शासक था, कत्यूरी शासक ही था, वो उसके बारे में है। तो यहाँ पे जो हमारे अभिलेख थे वो था ललित सूर का फर्स्ट अभिलेख। ललित सूर का 21वें वर्ष का था। ललित सूर का 22वें वर्ष का था। और सुबक्षी राज का था। और यहाँ पे पद्मठ देव का था। तो 4 अभिलेख ये थे। ये सारे जो ये 4 थे ये थे पांडुकेश्वर अभिलेख। ताम्रपत्र यानी कि ताम्रपत्र के रूप में थे अभिलेख। ये अभिलेख हुए। इसके अलावा था आपका बालेश्वर अभिलेख था जो रुद्रप्रयाग में था। और था बागेश्वर अभिलेख और था यहाँ कंडारा अभिलेख। तो सबसे पहले जो श्री शब्द का यूज किया गया वो किसमें किया गया है? श्री शब्द का यूज जो है वो है लिसूर के 25वें वर्ष का अभिलेख। इसमें कहा गया है श्री शब्द का उत्कीर्ण है। यहाँ पे श्री शब्द लिखा हुआ है। बाकी इनके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में अच्छे से बता दिया था। ये थोड़ा रिवीजन की क्लास है। तो चलते हैं आगे की ओर। और इसके साथ साथ ये मैंने सारे आपको अभिलेख बता दिया था। कंडारा अभिलेख के बारे में, बागेश्वर अभिलेख के बारे में, बागेश्वर अभिलेख में यहाँ 2 अभिलेख थे। यहाँ पर आपके एक भूदेव का था और दूसरा त्रिभुवन राज का था। तो 2 अभिलेख थे। तो इनके बारे में कहा गया भूदेव के काल में ही क्या आए थे, शंकराचार्य आए थे। शंकराचार्य का आगमन भूदेव के काल में हुआ था। कंडारा अभिलेख आपका रुद्रप्रयाग में है और बालेश्वर अभिलेख है
तो इतनी बात हो चुकी थी। अब यह था, इसके बाद एक और अभिलेख था, वो मुझे आपको कल मैंने आपको बताया, थोड़े छोटे छोटे कुछ कुछ थे। तो इसमें जो आपका मेन आता है वो आता है कुलसारी अभिलेख। कुलसारी, ये इसमें अभिलेख में भी एक शासक का नाम पता चलता है। वो जो शासक का नाम है वो है जबलत देव। जबलत देव। तो जबलत देव का जो नाम पड़ता है वो ये कत्यूरी शासक था। वो कौन सा अभिलेख है? वो है कुलसारी अभिलेख। कुलसारी अभिलेख। तो कुलसारी अभिलेख में भी आपका जबलत देव के बारे में पता चलता है। तो ये था हमारा कल की क्लास का। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारे यहाँ पे जो कत्यूरी शासन जो रहा है वो रहा है कुछ परिवारों के रूप में। मतलब कत्यूरी राजवंश की जो क्या कहते हैं यहाँ पर शासन प्रशासन रहा है वो परिवार के रूप में रहा है, क्योंकि ये क्या थे, पूरा एक कत्यूरी राजवंश है। तो इनमें क्या था, अलग अलग जैसे क्या होता है, कभी किसी का शासन स्थापित हो दिया, और लेकिन वो थे कत्यूरी। उन्होंने अपने उसको नाम को क्या दे दिया, अपने राजवंश का नाम कत्यूरी ही रहने दिया। और लेकिन वो वंश जो थे अलग अलग परिवार के थे। तो इस तरह से कितने परिवार, 4 से ज़्यादा परिवारों ने यहाँ क्या करा है, शासन करा है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में शासन करने वाली जो कत्यूरी शासक हैं वो कितने परिवार थे? 4 से ज़्यादा परिवार थे। 4 से ज़्यादा परिवारों ने शासन करा है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जैसे आपका कुड़िंदों की बात करें तो कुड़िंदों में था कि सबसे पहले राजनीतिक शक्ति उत्तराखंड में शासन प्रशासन, यानी कि उत्तराखंड में शासन करने वाली, यानी कि यहाँ पे शासन स्थापित करने वाली सबसे पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी? वो थे कुड़िंद। इसी तरह से ऐतिहासिक शक्ति है वो कौन है? कत्यूरी है। तो उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली ऐतिहासिक राजवंश को किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कत्यूरियों को। प्रथम ऐतिहासिक ऐतिहासिक राजवंश। और इनके जो अभिलेख लिखे गए थे वो कौन सी लिपि में लिखे गए थे? वो कुटिला लिपि में लिखे गए थे। अभिलेख जो लिखे गए हैं वो किस में लिखे गए हैं? कुटिला लिपि में लिखे गए हैं। अभिलेख जो है वो किस में लिखे हैं? ताम्रपत्र अभिलेख, कुटिला लिपि तो कुटिला लिपि में ये ताम्रपत्र अभिलेख लिखे गए हैं। अब यहाँ बात करेंगे हम शासकों की। पहले एक बार इनके शासकों के नाम लिख देते हैं, अच्छे से मतलब याद कर लेते हैं। फिर इसके, क्योंकि परिवारों के फॉर्म में थे तो इनके शासकों को अलग अलग परिवार में बांटा गया। परिवार ए, परिवार बी, परिवार सी, परिवार डी, इस तरह से बटे हुए हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले बात करते हैं संस्थापक की। तो एटकिंसन के अनुसार सबसे पहले जो संस्थापक थे कत्यूरियों के वो कौन थे? बसंत देव थे। तो सबसे पहले जो संस्थापक है वो कौन है? बसंत देव है। और लास्ट कौन है? वो है ब्रह्मदेव या बीरमदेव। लास्ट जो शासक है वो कौन है? ब्रह्मदेव या बीरमदेव। ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। जैसे आपने सोमचंद के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे लास्ट कत्यूरी शासक जो है ब्रह्मदेव या बीरमदेव से मुलाकात होती है, वो ज़मीन देते हैं दान में। तो लास्ट आप कत्यूरी शासन की बात कर रहे हो ना, तो लास्ट जो करा था वो दान किसने करा था? कत्यूरी ने करा था। कौन था वो शासक? ब्रह्मदेव था। तो दोनों ही बहुत से आते हैं। कत्यूरी शासक का प्रारंभिक जो शासक है वो कौन है? फर्स्ट संस्थापक जो है वो है बसंत देव पहला वाला, यानी कि प्रथम जो है वो है बसंत, लेकिन लास्ट जो है वो ब्रह्म या बीरम देव है। तो संस्थापक यहाँ एक बार लिख देती हूँ। संस्थापक है बसंत देव। और यहाँ पे लिख देती हूँ अंतिम शासक वो है ब्रह्मदेव या बीरमदेव भी कहा जाता था इनको, और ब्रह्मदेव भी कहा जाता था। तो ये थे, एक बार इन्हें देख लीजिए थोड़ा सा, 1-2 बार अगर आप इन्हें पढ़ते रहेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा।
फिर जो है एग्ज़ाम में उत्तराखंड की तरह नहीं लेगी। जैसे आप उत्तराखंड को वहाँ जाके एक बार उत्तराखंड पढ़ लिया फिर भूल जाते हैं, तो क्या होता है कि अगर हम इस तरह से उत्तराखंड को पढ़े तो हम कभी नहीं भूल सकते। उत्तराखंड यहाँ पर आपको इस तरह से पढ़ाई जाएगी कि आप उत्तराखंड को भूलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो संस्थापक था वो था बसंत देव, और लास्ट जो शासक थे वो कौन थे, ब्रह्मदेव या वीरमदेव। इन्हीं की मुलाकात होती है सोमचंद से, और फिर हम चंद्रवंश के बारे में पढ़ेंगे। वो आगे की कहानी है, तो आगे की कहानी आगे बढ़ते हैं। अभी चलते हैं हम अभी और तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 से ज़्यादा परिवारों ने यहाँ के करा था, यहाँ पर शासन करा था। ब्रह्मदेव जो थे, ब्रह्मदेव संस्थापक थे। तो इनके बाद के हैं, ये जो आएगा ना, ये वाला जो होगा आपका इनके बाद के जो है, बाद के अपठनीय है। शासकों के नाम क्या है, अपठनीय है। इनके बाद जो भी शासक थे उनका कोई अता पता ठिकाना नहीं है। और इनके जो बाद में अब जो शासक आएंगे उनको परिवार ए, परिवार बी, परिवार सी, परिवार डी के फॉर्म में बांट दिया था। जो मेन थे, तो परिवार ए, ये संस्थापक तो बसंत देव थे। अभी मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ, यहाँ पर आपके संस्थापकों और जो शासक है उनका परिवारों के फॉर्म में नाम लिख रही हूँ। अभी फिर इनके बारे में जो है डीपली आगे पढ़ेंगे। तो अभी एक बार स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं इनका। तो परिवार ए, परिवार ए के अंतर्गत आप इसे भी देख सकते हैं कि बसंत देव को डाल सकते हैं इसके साथ ही। लेकिन इसके साथ जो परिवार ए के साथ में आए थे वो कौन थे, उनका अलग अपना परिवार था, मतलब अपना वो था, लेकिन थे कंत्यूरी शासक। उनका नाम था आपका ये जो खप्पर देव है, खप्पर देव आए थे। खप्पर देव यहाँ पे इन्होंने अपने वंश यानी कि खप्पर देव वंश की नींव रखी, लेकिन वो कत्यूरी शासक ही थे। मतलब जैसे अपने परिवार का नाम खप्पर देव परिवार रख दिया, और वहाँ पर वो क्या थे, कत्यूरी शासन कर रहे थे। तो परिवार ए हो जाएगा आपका, परिवार बी हो जाएगा, परिवार सी हो जाएगा, और यहाँ पर परिवार डी हो जाएगा। ये हो गया आपका परिवार। 4 से अधिक परिवारों ने शासन करा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ मेन परिवार की बात करेंगे, बाकी 1-2 चुटपुट होंगे उनको ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला परिवार आता है खप्पर देव वाला, खप्पर देव का परिवार, यानी कि इसको क्या होगा, इसमें जो परिवार ए है उसी के अंतर्गत हमारे बसंत देव आ जाते हैं। और इनके बारे में जो पता चला है वो पता चला है बागेश्वर अभिलेख से, वो पता चला है बागेश्वर शिलालेख से, बागेश्वर शिलालेख या अभिलेख, शिलालेख से। तो यहाँ पर आपका जो पता चला है वो पता चला है बागेश्वर शिलालेख से पता चला है। ये स्रोत है, बागेश्वर शिलालेख से पता चला है। और परिवार ई के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, खप्पर देव खप्पर देव आ जाते हैं। फिर कल्याण देव आ जाते हैं। फिर इसके बाद कौन आते हैं, कल्याण देव आ जाते हैं। खप्पर देव, कल्याण देव और त्रिभुवन राजदेव। कल्याण देव, और यहाँ आ जाएंगे तीसरे जो आएंगे त्रिभुवन राज, पीछे से देव लगा दीजिए, त्रिभुवन राजदेव। तो खप्पर देव, कल्याण देव और त्रिभुवन राजदेव। तो खप्पर देव, कल्याण राजदेव, यहाँ पे भी राज है, कल्याण राजदेव। तो ये खप्पर देव, कल्याण राजदेव और त्रिभुवन राजदेव, तो ये 3 क्या हो गए, ये परिवार एक अंतर्गत आएगा। तो आइए इसको एक बार याद कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा बसंत देव, जो बसंत देव आते हैं वो परिवार ए के अंदर ही आ जाते हैं। तो क्योंकि वो उनके बाद के शासकों के नाम को यहाँ ज़्यादा दिखाई नहीं दिए हैं वहाँ पर,
तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है सबसे ज़्यादा जो हम देखेंगे वो सिर्फ बसंत देव देंगे। तो बसंत देव का भी बागेश्वर शिलालेख से ही पता चला है और ये परिवार ए के बारे में भी शिलालेख से ही पता चला है। तो इनके बारे में जो चर्चा की गई है वो कौन से शिलालेख में की गई है? बागेश्वर शिलालेख में की गई है। अभी जो आपने ललित सुर, वो क्या था? शिलालेखों का नाम था। जैसे ललित सुर का शिलालेख, कंडारा शिलालेख, पांडुकेश्वर शिलालेख, वो सिर्फ नाम थे। लेकिन शासकों के बारे में कहाँ से पता चला है? इसके बारे में तो हम लाइन से शासकों के बारे में भी पढ़ रहे हैं और इनके शिलालेखों के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि किस शिलालेखों से इनके बारे में जानकारी मिली है। तो बागेश्वर शिलालेख से हमें जो मिलते हैं बसंत देव, खप्पर देव, कल्याणराज देव, त्रिभुवन राज देव। बसंत देव, खप्पर देव और कल्याणराज देव और त्रिभुवन राज देव, ये क्या है? इनके बारे में पता चलता है बागेश्वर शिलालेख से। तो अब चलते हैं परिवार बी की तरफ। तो परिवार बी के बारे में कौन से शिलालेख से पता चलता है? परिवार बी के बारे में ललित सुर के ताम्र लेखों से पता चलता है। ललित सुर के ताम्र लेखों से पता चलता है। ललित सुर के ताम्र लेखों से। ललित सुर के ताम्र लेखों से, या फिर पांडुकेश्वर शिलालेख, पांडुकेश्वर जो ताम्र थे उनसे पता चलता है। पांडुकेश्वर और जो था हमारे से पांडुकेश्वर वाले थे और कुछ बागेश्वर वाले थे। तो इन दोनों में से इसमें बारे में पता चलता है कि इसमें पांडुकेश्वर के बारे में पता चलता है। ये हो जाएगा आपका निम्बर देव। ये हो जाएगा आपका पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर ताम्रलेख से, जो ताम्रलेख पांडुकेश्वर ताम्रलेख था, तो इसमें जो आ जाते हैं आपके, आ जाते हैं इच्छर देव, निम्बर देव, इष्टगण देव, ललितसुर देव और क्या आता है? भूदेव। श्री निम्बर देव, इसमें ललित सुर का ही था, ये ललित सुर। तो इसमें दो प्रकार के थे ना, जैसे पांडुकेश्वर में क्या था? 4 अभिलेख थे। ललित सुर के 2 थे। फिर आता है आपका ललित सुर के बाद सुभिक्षिराज, फिर पद्मठ देव। ये सारे क्या हैं? 3 शासकों के नाम है। तो जो हमारा परिवार बी के बारे में पता चला है वो किसमें? निम्बर देव, इच्छर देव, निम्बर देव, इच्छर देव, इष्ट देव, ललित सुरदेव, भूदेव, ललित देव और यहाँ आ जाएगा भूदेव। ये था परिवार बी। ये पांडुकेश्वर ताम्र लेखों से मिला है। और कौन से अभिलेख थे? वो थे ललित सुर के ताम्र अभिलेख। जो ललित सुर वाले थे उसमें मिला है। आपने वहाँ पे पढ़ा होगा श्री शब्द के बारे में। तो परिवार बी जो है श्री निम्बर देव, इष्टगण देव, ललित सुरदेव, भूदेव। परिवार बी के बारे में पढ़ेंगे। श्री इष्टगण देव, सॉरी, श्री निम्बर देव, इष्टगण देव, इष्टगण देव है, इष्ट देव। तो ये हो जाएगा श्री निम्बर देव, इष्ट देव, ललित सुरदेव, भूदेव। तो ये परिवार बी का हो जाएगा निम्बर, इष्ट और ललित, और फिर आ जाएगा भूदेव। निम्बर, इष्ट, ललित, भूदेव। निम्बर, इष्ट, ललित, भूदेव। पहला क्या था? पहला बसंत था। इधर आता है इसी के अंदर का खप्पर देव, कल्याण राजदेव, त्रिभुवन राजदेव। ये थे आपके परिवार बी के बारे में। अब बात करते हैं परिवार सी के बारे में। तो
अब बात करते हैं, यहाँ पर हो गए आपके 4, यहाँ पर आ गए आपके 3। अब जाएंगे परिवार सी में, वो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। खप्पर देव, कल्याण देव, त्रिभुवन देव, ये बसंत देव को हम इसमें डाल देंगे। निम्बर देव, इष्ट देव और ललित देव और भूदेव, ये हो जाएंगे आपके। भूदेव, इष्ट गण देव भी, इन्हें इष्ट देव कह सकते हैं या फिर इष्ट गण देव। इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, ये इष्ट गण देव लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनका नाम इष्ट गण देव करके ज़्यादा आता है। तो इष्ट गण देव, तो ये इष्ट गण देव दे सकते हैं, ललित देव, भूदेव। तो परिवार भी निम्बर देव, इष्ट गण देव, भूदेव, इष्ट निम्बर देव, इष्ट गण देव, ललित देव और भूदेव। ये क्या है, ललित के ताम्र अभिलेखों से पता चला है। अब आ जाता है सलवणादित्य वाला परिवार, परिवार सी। तो परिवार सी के बारे में जो है सुबक्षी राज के ताम्र लेखों से पता चला है। ये भी पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर जो अभिलेख मिला था, पांडुकेश्वर अभिलेख था, वहां पर आया था। तो पांडुकेश्वर अभिलेख में कौन से वाला अभिलेख है, जो आपका सुबक्षी राज का था। सुबक्षी राज, सुबक्षी राज वाला जो ताम्रपत्र अभिलेख था, ताम्रपत्र अभिलेख था, उसमें पता चलता है। तो ये जो था, आप देखो यहाँ पर सुबक्षी राज आए हैं, यहाँ ललित सुर आए हैं। तो ललित सुर इसी में होगा। ललित सुर शासक किस में आएगा, बी में आएगा। जब ललित सुर की बात आ रही है तो ललित सुर से तो रिलेटेड है, तो ललित सुर वाला तो ललित सुर के पास ही जाएगा हैं। और सुबक्षी राज के ताम्र लेख हैं, तो सुबक्षी राज ने बनवाए होंगे। तो सुबक्षी राज के हैं, तो सुबक्षी राज, सुबक्षी अपने वाले परिवार में तो दिखेगा, तो सुबक्षी राज परिवार सी में दिखेगा। तो आप ऐसे आ सकते हैं, पहला बागेश्वर है, दूसरा पांडुकेश्वर में ललित सुर है। तो यहाँ पे परिवार बी में क्या आएगा, ललित सुरदेव आ जाएगा। उसमें आप ऊपर निम्बर और इष्टगण और नीचे भूदेव याद कर सकते हैं। और जो सुबक्षी राज वाला है उसे कहते हैं सलवणादित्य परिवार, परिवार सी। सलवणादित्य परिवार, ये हो जाएगा आपका परिवार सी। ये हो गया था आपका परिवार बी, और ये था आपका परिवार ए। ये हो जाएगा आपका परिवार डी। ये हो जाएगा आपका सलवणादित्य वाला, सलवणादित्य। ये पहला परिवार, पहला शासक है यहाँ पे सलवणादित्य। दूसरा इच्छर देव, इच्छर देव जो है वो इसमें आ जाता है। इच्छर देव, देसर देव, पद्मर देव, ये सारे आपके हो जाएंगे। इच्छर देव, देसर देव, पद्मर देव, पदमट देव, और लास्ट जो होगा वो सुबक्षी राज आ जाएगा। सुबक्षी राज देव, सब में देव देव है, देखो आप। बसंत देव, ये सब में देव है। तो सारे जितने भी देती है, ये सलवणादित्य, इनका नाम थोड़ा चेंज है, बाकी सब में देव है। तो ये हो जाएगा पांडुकेश्वर सुबक्षी राज का जो ताम्र लेंगे, सलवणादित्य, इच्छरदेव, देसरदेव, परमरदेव और सुबक्षी। अब तीनों परिवारों को एक बार देख लेते हैं। परिवार ए की बात करें तो हमारे संस्थापक कौन थे, बसंत देव थे, वो परिवार ए के अंतर्गत आते हैं। जिसके बाद जो उनके शासकों का नाम क्या, आपटनी है। तो इनका जो परिवार ए के अंतर्गत हमारा एक और परिवार आता है, वो कौन सा आता है, ये परिवार होता है खप्पर देव का परिवार। खप्पर देव आके यहाँ पर क्या होता है, जो कलहड़ की राज तरंगिणी है उनके, उसमें खप्पर देव के बारे में भी वर्णन है। और उसी समय में क्या होता है, ललितादित्य मुक्ता पेड़ने क्या करा था और गढ़वाल में आक्रमण करा था, तो उनके बारे में भी है। तो उससे हमें पता चलता है, और हमारे बागेश्वर शिलालेख से पता चलता है कि खप्पर देव और कल्याण देव, त्रिभुवन देव, ये क्या थे, परिवार ए के थे। परिवार बी के जो थे वो थे इच्छा श्री निम्बर देव, इष्टगण देव, ललित देव और भूदेव आता है। सी में आता है सलवणादित्य, इच्छर देव, देसर देव, पद्मर देव, और फिर आ जाएगा आपका सुबक्षी राजदेव। अब आता है परिवार डी की बात। तो परिवार डी के बारे में क्या करेंगे, परिवार डी में क्या था, आपके जो अभिलेख थे, एक हमारा था क्या था, टकंडारा अभिलेख था, एक हमारा था बागेश्वर अभिलेख, दूसरा था हमारा बैजनाथ अभिलेख, और एक था पांडुकेश्वर अभिलेख। तो जो मेन अभिलेख थे वो मैंने आपको लिखा दिए हैं। इसमें जो था आपका मैंने उसके बारे में कहा था कि बैजनाथ वाला अभिलेख है। बैजनाथ वाले अभिलेख में भी शासकों के बारे में बात की गई है। तो उसमें जो आपका था कुछ शासक का नाम बताया था मैंने आपको, देसर देव,
उसी के बैजनाथ, बैजनाथ वाले जो, सॉरी बैजनाथ नहीं था, ये आपका दूसरा वाला है बैजनाथ बागलेश्वर। तो एक आपका बैजनाथ, बैजनाथ जो बैजनाथ वाला है, बैजनाथ, बैजनाथ अभिलेख, बैजनाथ अभिलेख भी है, अभिलेख है। इसमें एक परिवार के बारे में बताया गया है, लखनपाल, इंद्रपाल, और फिर क्या हो जाएगा, सिद्ध त्रिभुवन राजपाल। लखनपाल, लखनपाल, इंद्रपाल, इंद्रपाल, और त्रिभुवन राजपाल, त्रिभुवन, त्रिभुवन राजदेव, त्रिभुवन राजदेव, त्रिभुवन राजदेव, त्रिभुवन, त्रिभुवन राजदेव। ये पाल ही होगा क्योंकि ये पाल वाला परिवार था, तो त्रिभुवन राजपाल ये हो गया आपका। और कुलसारी अभिलेख का मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये थे 4 परिवार, जो 4 परिवार थे, इससे भी ज़्यादा मतलब 4 या 4 से ज़्यादा परिवारों ने क्या करा है, यहाँ शासन करा है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं यहाँ, जो हम डीपली पढ़ेंगे वो किनके बारे में पढ़ेंगे, 4 परिवारों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा क्या होगा कि हमारा परिवार ए, परिवार बी, परिवार सी, परिवार डी हो जाएगा। इसमें आ जाएगा पहला जो था बागेश्वर शिलालेख से मिला है, वो हमारा कप्पड़देव, कल्याणादेव, त्रिभुवन राजदेव हो गया। परिवार बी पांडुकेश्वर ताम्रलेख, परिवार सी भी पांडुकेश्वर, और परिवार डी बैजनाथ। दो पांडुकेश्वर में जो थे 2 हैं, बी और सी। बी और सी में क्या आता है आपका, ललितसुर वाला है, ललितसुर के उसमें आ जाता है। और डी वाला जो सी वाला है आपका पांडुकेश्वर वाला, सुबक्षी राज है, तो सुबक्षी राज आ जाएगा इसमें। पांडुकेश्वर में क्या था कि आपका, पांडुकेश्वर में हमने परिवार बी के बारे में बात करी है, निम्बर, इष्टदेव, ललितसुरदेव और भूदेव आ जाएगा। यहाँ पर आपका आएगा श्रवणादित्य, इच्छादेव, देशदेव, पटमरदेव और सुबक्षीराज देव आ जाएगा। यहाँ पर डी वाले में आप देखेंगे पाल पाल हैं सब, तो आप लखनपाल, इंद्रपाल, और फिर ये आ जाएगा त्रिभुवन राजपाल आ जाएगा। तो ये सारे आपको अच्छे से याद होंगे। एक बार इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर क्या होगा नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। आज थोड़ा थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी है, ख़राब जैसी है, तो फिर आज इतना ज़्यादा हो नहीं पाएगा। तो आप यहाँ पर तब तक के लिए इस क्लास में क्या है, ये चीज़ों को याद कर लीजिए। अगर आपने ये जो परिवार ए, परिवार बी, परिवार सी को अच्छे से याद कर लिया, तो फिर इनके बारे में जो पढ़ने में आपको आसानी आएगी, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो एक बार हम देख लेते हैं इस परिवार के बारे में। परिवार ए जो है खप्पड़देव, कल्याणादेव, त्रिभुवन राजदेव, इसी तरह से पढ़िएगा का परिवार ए खप्पड़देव, त्रिभुवन, कल्याणादेव, त्रिभुवन देव। बी आ जाएगा आपका सिमरदेव, इष्टगणदेव, ललितसुरदेव और भूदेव आ जाएगा। सी में श्रवणादित्य, इच्छा, देशद, पटमट और सुबक्षीरा आ जाएगा। और डी में लखनपाल, इंद्रपाल, त्रिभुवन राजपाल आ जाएगा। तो ये हो गया आपके 71 शासक। ये 71 शासकों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी अगली क्लास में। और 1 या 2 दिन में ये सब मैं कवर कर दूंगी, 71 वंश को भी। तो वहाँ पे 71 वंश का फिर समापन हो जाएगा, फिर उनके शासन प्रशासन जो भी रहेगा उसके बारे में बताया जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा चंद्र राजवंश में। आई होप आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ। और बाकी मेरी कोशिश इतनी रहेगी कि आपको सब कुछ अच्छे से हो जाए, आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाए। इसी के साथ साथ मैं ला रही हूँ हिंदी की क्लास, वो मैं शायद मैं मंडे तक वहाँ पर आपकी क्लास स्टार्ट कर दूँगी। तो वहाँ पर मैं शायद या तो वर्णमाला ले आऊँ, या फिर आपका जो आपके जो वहाँ पर जो भी कवि वगैरह होते हैं उनके बारे में, तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। जिसमें आपका जो क्लासेस का टाइमिंग रहेगी वो रहेगी आपकी, जैसे मैं ये वाली क्लासेस जो है 3 बजे आती है हमारी क्लासेस। उसके बाद जो आपकी हिंदी क्लास होगी वो 4 के समथिंग होगी, 4 या 5 के समथिंग। तो हिंदी क्लास की टाइमिंग अलग रहेगी, वो मैं अभी जब मैं हिंदी क्लास कराऊंगी वो मैं उस टाइम पर अभी तो डिसाइड करते हैं। तो ये था हमारा शासकों के नाम। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।